अब ये बिल्कुल वाजे हो गया है कि खान साहब की आंख की हालत ठीक नहीं है। खान साहब को अब चौथा टीका आंख में लग चुका है। अगर खुदा न खास्ता मामला बहुत ज्यादा कोई संगीन हो तो सम टाइम ये 6 टीके भी लगते हैं। ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया। 50 साल में पहली दफा हो रहा है। बैरिस्टर गौर साहब ने ये ट्वीट भी किया कि ऐसे हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की जा रही है उनसे पूछे बगैर, उनकी मंशा के बगैर। वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से ये सारी इस्टेब्लिशमेंट और जवाद अहमद, इकरारुल हसन साहब, अंसार अब्बासी साहब, सोहेल बड़ाइच साहब, हसन अयूब साहब, दीगर जो मोजिज साफी हैं, ये सारे जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो गए। यही हालत जनाब वो भारत में भी है। और उसकी एक मिसाल ये देखी आपने कि जनाब वो बता रहे हैं कि मरी हुई बहन की वो लाश लेके बैंक जा रहा है कि भाई ये देखो मर गई, मैं किधर से उसको लेके आऊं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब ये बिल्कुल वाजे हो गया है कि खान साहब की आंख की हालत ठीक नहीं है। मामला काफी ज्यादा संगीन है। उनको एक दफा फिर पिम्स अस्पताल ले जाया गया और पिम्स की इंतजामिया की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई जिसमें बताया गया कि खान साहब को परसों वहां पे हुकूमत की जानिब से या हुकाम की जानिब से लाया गया और वहां पे उनकी आंख में चौथा इंजेक्शन लगा। उनकी आंख में पहले 3 इंजेक्शन लग चुके हैं। खान साहब के वकील सलमान सफदर जब उनसे ब्रीफली मिलने गए थे तो खान साहब ने कहा था कि मेरी आंख की जो बेनाई है उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। कल भी हलीमा खान साहबा ने भी मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि जो पहला इंजेक्शन लगा था उसके बाद कोई 10-15% जो बेहतरी आई थी, उसके बाद कोई बेहतरी नहीं आई। डॉक्टर्स ये बताते रहे, माहिरीन ये बताते रहे, मुख्तलिफ लोगों से जो बात हुई कि ये जो प्रोसीजर है ये 3 टीकों का प्रोसीजर है। यानी पहला टीका लगता है 1 महीने के बाद दूसरा और फिर अनदर 1 मंथ के बाद तीसरा। और अगर खुदा न खास्ता मामला बहुत ज्यादा कोई संगीन हो तो सम टाइम ये 6 टीके भी लगते हैं। ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया। खान साहब को अब चौथा टीका आंख में लग चुका है। इसका मतलब है कि उनकी आंख के अंदर जो बेनाई का मामला है वो काफी ज्यादा संगीन हो गया और उसमें बेहतरी नहीं आ रही। अमूमन यही होता है कि पहले जो 3 टीकों की साइकिल होती है उसके बाद बेहतरी आ जाती है। लेकिन अब जिस मैंने कहा कि खान साहब की आंख में चौथा टीका भी लगा है और उनकी फैमिली ये कह रही है कि खान साहब ने अपने वकील को यह बताया जब उनकी मुलाकात हुई कि भाई मेरी आंख पहले से बेहतर नहीं हो रही। पहली दफा जब टीका लगा था कोई 10-15% आंख की बिनाई बेहतर हुई थी, उसके बाद सिचुएशन वहीं की वहीं है। अब ये मामला इतना ज्यादा संगीन है। कल खान साहब से मुलाकात का दिन भी था। खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद थी, दीगर लोग उधर वहां पे मौजूद थे, लेकिन किसी की भी मुलाकात खान साहब से नहीं करवाई गई। कल हलीमा खान साहबा ने वहां पे मीडिया से भी बात की और मीडिया से बात करते हुए हलीमा खान साहबा ने कहा कि जी फैमिली की मौजूदगी में वंस अगेन उन्होंने मुतालबा किया कि उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजा जाए। और उन्होंने ये कहा कि माहिरीन ने हलीमा खान साहिबा को और उनके खानदान को ये बताया है कि हमें ऐसा खदशा है कि शायद खाने पीने में उन्हें कुछ दिया जा सकता है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं और उनकी आंख जो है वो मजीद मुतासिर हो सकती है। पहले भी आपको पता है कि एक ब्लड क्लॉट आया था और उसके ऊपर खानदान ये बार बार मुतालबा कर रहा है कि हमारे डॉक्टर्स को रसाई दी जाए। हम उनके ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं, ये पता चलाना चाहते हैं कि क्यों ये ब्लड क्लॉट उनकी आंख में आया। अच्छा, हलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि जी सलमान सफदर को इमरान खान साहब ने बताया था कि पहले इंजेक्शन के बाद मेरी आंख में जो बेहतरी हुई थी, मजीद इंजेक्शन से आंख में कोई मजीद बेहतरी नहीं आ रही है। हलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि इमरान खान जो है वो रोज वर्जिश करते हैं, ये गलत इतलात फैला रहे हैं। इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा कि आप मेरे करीब बैठे हुए भी मुझे नजर नहीं आ रहे। उनको परेशानी किस बात की है कि फैमिली के साथ शिफा इंटरनेशनल नहीं लेके जा रहे, यानी हुकूमत को मसला क्या है। हलीमा खान साहबा ने क्वेश्चन किया, भाई आप क्यों नहीं उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेके जा रहे। इमरान खान की सेहत क्यों खराब हो रही है जबकि वो रोजाना 2.5 घंटे वर्जिश करते हैं। मतलब वो ये कह रही हैं कि खान साहब फिजिकली वर्जिश भी करते हैं और उसके बाद ब्लड क्लॉट का होना, दीगर मामलात का होना। तो हमें माहिरीन ये बता रहे हैं, हमें ये खदशा है कि खान साहब को खाने में कुछ दिया जा सकता है। ये वो खदशात हैं जिनका पहले भी खान साहब की फैमिली इजहार कर चुकी है और अब एक दफा फिर वो ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे हमें शक है कि खान साहब को कुछ दिया जा रहा है जिसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो बिगड़ रही है। अदरवाइज तो वो बड़े सेहतमंद हैं, वर्जिश करते हैं, तो उनको तो इन सारे मामलात का सामना नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि खान साहब की कल अगेन फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई गई, उसके ऊपर काफी ज्यादा जमात की तरफ से भी और उनकी फैमिली की तरफ से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अगली दफा हलीमा खान साहबा ने कहा है कि 10,000 लोग यहाँ पे आए, पार्टी के सारे ओहदेदारान आए। गुज़िश्ता रोज पार्टी की कोई ज्यादा क्यादत
मर्द वहां पे मौजूद नहीं थे, उतने ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन खान साहब की बहनें मौजूद थी हमेशा की तरह। और वंस अगेन एक तरह से उन्होंने दबे अल्फाज में गिला शिकवा भी किया और काफी देर तक वो वहां पे बैठी भी रही, उन्होंने धरना भी दिया और फिर काफी देर बाद रात को वो वहां से उठ के चली गई। लेकिन वंस अगेन हुकूमत ने मुलाकात नहीं करवाई। क्वेश्चन यही है कि मसला क्या है भाई, हुकूमत मुलाकात क्यों नहीं करवा रही, डॉक्टर्स तक क्यों रिसाई नहीं दे रही, ये वो क्वेश्चन है जो फैमिली बार बार पूछ रही है। अच्छा, एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कल हुई और वो थी जजेस की ट्रांसफर, और वो जो ट्रांसफर का मामला है वो इंतहाई दिलचस्प है। 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ट्रांसफर कर दी गई। ये वही जज साहिबान हैं जिन्होंने खत लिखा था काजी फायज ईसा के दौर में और अदलिया में मुदाखलत के हवाले से शिकायत की थी, और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। उसके बाद वो मामला किधर गया मुझे नहीं पता, लेकिन जनाब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि इन 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को ट्रांसफर कर दिया जाए। गालिबन जस्टिस बाबर सत्तार ने खत भी लिखा था कि भाई मुझे सुना तो जाए, मेरी बात तो सुनी जाए, जुडिशल कमीशन मुझे मौका दे, मैं आके कुछ अपनी चीजें सामने रखना चाहता हूं। लेकिन उनको ये मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, उन्होंने भी इसमें शिरकत की और उनकी पोस्टिंग की, यानी जजेस की पोस्टिंग की मुखालफत की। हैरत अंगेज तौर पर ये सामने आप देख सकते हैं, सीनियर सहाफी हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने ये खबर दी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, जो माजी में काफी करीब रह चुके हैं जस्टिस बाबर सत्तार के, और गालिबन ये कोई एक चैम्बर में काम करते थे, ये एनीवे एक दूसरे को जानते भी हैं, तो वो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है मंसूर अवान साहब, उन्होंने भी अपने पुराने दोस्त जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ उनकी ट्रांसफर के हक में वोट दिया। जी हाँ जी, उन्होंने भी अपने दोस्त की मुखालफत में वोट दिया। इसी तरह जो इनकी जो पोस्टिंग हुई है वो मैं जरा आपको बता देता हूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया। उधर जस्टिस सरफराज डोगर का गालिबन जो सीनियरिटी का नंबर था वो कोई 15वां था, लेकिन यहां पे आके उनको सबसे सीनियर सीनियरिटी मिल गई और उनको चीफ जस्टिस भी बना दिया गया। और यहां पे जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको जनाब लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया, और गालिबन अब उनकी जो सीनियरिटी है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की वहां पे 12वें नंबर पे आ गई, यानी एक जूनियर जज बना दिया गया। इसी तरह जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उनको पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, और पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं गालिबन उन्होंने इसकी मुखालफत भी की, और रीजन गालिबन ये था कि वहां पे जो जजेस हैं उनकी सीनियरिटी मुतासिर हो सकती है। लेकिन कैसे एक 15वें नंबर से एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब आए और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया और यहां पे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, और फिर अब ये 50 साल में पहली दफा हो रहा है। बैरिस्टर गौर साहब ने ये ट्वीट भी किया कि ऐसे हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की जा रही है उनसे पूछे बगैर, उनकी मंशा के बगैर, और बुनियादी तौर पे जो आईनी तरमीम की गई 27वीं आईनी तरमीम, जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि लगता ऐसे है कि इससे अदलिया की इंडिपेंडेंस मुतासिर होगी। अब हाई कोर्ट के 3 जज साहिबान को उठा के उनकी पोस्टिंग कर दी गई है और उसके ऊपर काफी ज्यादा लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। एनीवे जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट भेजा गया और जस्टिस समन रिफत साहिबा जो हैं उनको सिंध हाई कोर्ट जो है तबादला उनका कर दिया गया। और जजेस ट्रांसफर की मुखालफत में चीफ जस्टिस जो याहिया अफरीदी साहब हैं और पीटीआई समेत 4 वोट पड़े। अब याहिया अफरीदी साहब ने यहाँ पे तो मुखालफत में वोट दिया, लेकिन अब जिस हद तक चीजें पहुंच गई हैं, जब 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की बातें हो रही थी, उस वक्त मामला हो जाता तो शायद चीजें इतनी आगे ना आती। लेकिन इस वक्त तो हालत ये हो गई है कि हाई कोर्ट के 3 जज साहिबान को उठा के उनकी पोस्टिंग कर दी है, और उसके ऊपर बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो तो यही कहते हैं कि एक तरह से ये मैसेज दिया गया है, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन ऐसी है कि उसमें हुकूमत या एग्जीक्यूटिव की जो साइड है, लगता है ऐसे कि इस वक्त उसकी मेजोरिटी है, और उनकी जानिब से ये जो फैसला किया गया है उससे ये तासुर मिलता है कि अगर कोई जज ऐसा कोई फैसला करेगा जिससे हुकूमत इत्तेफाक ना करे तो उसको जज को आगे जाके ट्रांसफर भी किया जा सकता है। और फिर जिस तरीके से एक जज साहब को लाहौर से लाया गया और जो चीफ जस्टिस के कैंडिडेट थे, जो सीनियर मोस्ट थे, उनको नहीं बनाया गया, और नए आने वाले चीफ जस्टिस ने जनाब उसी सीनियर मोस्ट, जो पहले सीनियर मोस्ट था, उसको दूसरे कोर्ट में भिजवा दिया। उन्होंने भी उसके हक में वोट दिया, दीगर जो मोअज़्ज़िज़ अरकान थे उन्होंने भी हक में वोट दिया। लेकिन ये सब कुछ एक आईनी अमल के नतीजे में हुआ, और आइन के अंदर तरमीम नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, मरियम नवाज साहबा की जमात ने, शहबाज शरीफ साहब की जमात ने, इन सब लोगों ने मिल के इस आईनी तरमीम के हक में वोट डाला, और आज उसका समर
आजाद अदलिया की शक्ल में आपको नजर आ रहा है कि दीगर जो सूबे हैं वहां पे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को भेजा जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, वहां पे भी तो जाके उन्होंने फैसले ही करने हैं, वो वहां पे भी फैसले करें। एक बहस ये भी है, लेकिन इसका जो सियाक व सबाक है इस सारी चीज का, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के अंदर सबके सामने वाजे है। तो ये नहीं हो सकता कि जब भी ये चीज डिस्कस होगी तो उस सियाक व सबाक की जानिब लोग इशारा नहीं करेंगे या उसके ऊपर बहस नहीं होगी। और इसी वजह से आप देख रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा इस हवाले से बहस भी हुई। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं उन्होंने बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ जो सहाफ़ी हैं उनको तहरीक इंसाफ का जो है वो जाती एक तरह से दुश्मन बना दिया है, मुखालिफ बना दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को तहरीक इंसाफ का जाती मुखालिफ बना दिया है, जिनकी इमरान से कोई लड़ाई ही नहीं थी, इनकी पॉलिसी समझ से बाहर है। तो वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से ये सारी इस्टेब्लिशमेंट और जवाद अहमद, इकरारुल हसन साहब, अंसार अब्बासी साहब, सोहेल वड़ाइद साहब, हसन अयूब साहब, दीगर जो मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हैं, ये सारे जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो गए सोशल मीडिया की वजह से। अच्छा, एक और चीज जो इसके ऊपर मैंने देखी वो अंसार अब्बासी साहब की ट्वीट थी, जिसमें उन्होंने फरमाया कि चौधरी साहब, दूसरी सियासी जमातों की तरह तहरीक इंसाफ से भी मुझे हमदर्दी है। पीटीआई और इमरान खान के दुश्मन सहाफी या कोई और नहीं बल्कि पार्टी का अपना सोशल मीडिया और गालम गलोच ब्रिगेड है। इस दुश्मन पर काबू पाएंगे तो तहरीक इंसाफ भी बच जाएगी और इमरान खान की मुसीबतें भी कम हो जाएंगी। अच्छा, ये बयानिया मेरी समझ में नहीं आता, क्या ये मुल्क जो है वो किसी के जज्बात पे चल रहा है या किसी के ख्यालात पे चल रहा है, या ये मुल्क किसी आइन और कानून के तहत चल रहा है? इमरान खान की मुश्किलात तो आइन और कानून और अदलिया ने डिसाइड करनी है। अब सोशल मीडिया पे कोई बैठ के दुश्मनाम तराजी करे या जो मर्जी बात करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो इस चीज की ये दलील दे रहे हैं कि ये निजाम कुछ भी नहीं है। अगर हुकूमत नाराज होगी तो इमरान खान की जो है वो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो फिर वो जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन आता है वो भी इसी चीज का रिएक्शन आता है। तो ये दलील मुझे समझ नहीं आती कि जी सोशल मीडिया की वजह से वो अंदर हैं, सोशल मीडिया की वजह से ये हैं, सोशल मीडिया की वजह से वो हैं। भाई, पहले जो यहां पे हुक्मरान थे, क्या उस वक्त सोशल मीडिया था? क्या वो सोशल मीडिया की वजह से वो ऐसा हो गया जब मियां साहब की हुकूमत का खात्मा कर दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, या उससे पहले जुनेजो को फारिग कर दिया गया, वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ? उनकी मुश्किलात में इसलिए इजाफा हुआ। जरदारी साहब की जब जुबान काटी गई, राना मकबूल साहब के ऊपर इल्जाम लगा जेल के अंदर, तो क्या वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ? तो ये मेरे ख्याल में अगर कोई आम बंदा इस तरह की बात करे तो वो तो ठीक है। एक इन प्रिंसिपल मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि सोशल मीडिया पे दुश्मनाम तराजी, इस किस्म की बातें कतन जो है काबिल कबूल नहीं है, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन अगर सोशल मीडिया के ऊपर पूरा निजाम इंसाफ चलना है और हुकूमत ने रिएक्ट करना है, तो फिर तो ये हो सकता है कि जो मुखालफीन है उन्होंने अकाउंट बना लिए हों और वो धड़ाधड़ बैठ के दुश्मनाम तराजी कर रहे हो, सहाफियों को बुरा भला कह रहे हो, ताकि सबको उनका मुखालिफ कर दो, ताकि सबको जो है उस तरफ ले जाओ जहां पे वो सब इमरान खान साहब की मुखालफत करें। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट में इसमें वजन नहीं है कि जी सोशल मीडिया ने दुश्मन कर दिया तो ये कर दिया वो कर दिया। जो कितना दुश्मन है, कितना हमायती है, वो तो सामने वाजे नजर आ जाता है। मसला किसी का नहीं है। तनकीद करना सहाफियों का हक है, वो इमरान खान पे करें, मियां साहब पे करें, जरदारी साहब पे करें, लेकिन तनकीद के ऊपर या सोशल मीडिया ट्रोलिंग के ऊपर तो अदालतें फैसले नहीं करती। इमरान खान की अपील जो नहीं लग रही, जो सारे मामलात हो रहे हैं, जजेस की ट्रांसफर हो गई, वहां से एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब आ गए, वो चीफ जस्टिस बन गए, ये सब कुछ क्या सोशल मीडिया की वजह से हुआ है? मतलब इतना भी मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी साहब जो है वो नाइव है या कोई और शख्स इतना नाइव हो ये समझता है। हाँ, मुल्क का जो सियासी माहौल है वो जरूर खराब होता है इसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, इस तरह की दुश्मनाम तराजी की वजह से। अगर आप इदारों को टारगेट करें, आप किसी और सियासी जमात को टारगेट करें, रहनुमाओं को टारगेट करें, जो है सहाफियों को टारगेट करें, हमें रोज जो है कई गालियां पड़ती हैं और हमें पता यह भी है कि किस जमात की लीडर उसको फॉलो कर रही है या किस जमात का लीडर उसको फॉलो कर रहा है, हमें नजर आता है। अभी आप मेरी कोई ट्वीट देख लें, कोई क्लिप देख लें, नीचे जाके उसको आपको कितनी गालियां नजर आएंगी। इसका मतलब है कि मैं किसी के साथ जाती दुश्मनी बना लूंगा, या उस जमात का उससे क्या ताल्लुक है? एक बंदे का इंडिविजुअल फेल हो सकता है। इतने छुई मुई हैं कि जनाब वो सोशल मीडिया ने ये कर दिया और सोशल मीडिया ने वो कर दिया। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। बाकी मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया
पे जो मुल्क दुश्मनी है वो भी होती है, इदारों को भी टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई चीज भी ट्रेंड नहीं कर सकती जब तक अवाम का शऊर उसको मानता नहीं है। और वाज़ेह मिसाल है, भारत के साथ हमारी जंग हुई जिसमें हमने भारत का लितर पोला किया। आपने देखा कि कैसे पूरा सोशल मीडिया खड़ा था और कैसे भारत को नाखून चने चुपवाए। और अभी आपने देखा यहाँ पे जेडी वैंस आए थे, अमेरिका का वफ्द आया था, पूरा सोशल मीडिया आपको कैसी पॉजिटिविटी नजर आई। तो अवाम बेवकूफ या पागल तो नहीं है, सोशल मीडिया पे वही नजर आता है जो लोगों के जज्बात होते हैं। कुछ लोग ज्यादा आर्टिकुलेट होते हैं, वो बातों को घुमा फिरा के भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। कुछ हमारी तरह व्लॉग बना के जो है वो अपने जो भी वो बात करना चाहे वो कर देते हैं। आम बंदा जो है उसके पास ये लग्जरी नहीं है, उसके पास अखबार का कॉलम नहीं है, टीवी का शो नहीं है, उसके पास यूट्यूब का बड़ा चैनल नहीं है, तो वो समटाइम ऐसी भी बात करता है जो आमियाना बात होती है। लेकिन उससे अगर आपके मुल्क का सियासी माहौल का फैसला होगा, मुल्क की सियासी तकदीर का फैसला होगा, तो फिर तो भारत जो है वो 10,000 बंदा भर्ती कर लेगा और हर वक्त जो है दुश्मन तराजी करता रहेगा और यहाँ पे हर कोई एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा। तो ये इस आर्ग्यूमेंट में मुझे जान नहीं लगती। बाकी इस आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे इखलाकी वजन जरूर नजर आता है। और सोशल मीडिया पे हम सबको ये ख्याल करना चाहिए कि भाई एक दूसरे की आप मुखालफत भी करें, तनकीद भी करें, लेकिन दुश्मन तराजी और कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे आपको मुल्क का नुकसान हो, आपका मुल्क कमजोर हो, वो तो नहीं होनी चाहिए। और वैसे अगर कोई लोग हैं तो हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनको जरूर जो है कानून के मुताबिक उनसे निपटे। अच्छा, उस दिन मैंने आपसे शेयर किया था कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का निजाम इतनी ज्यादा रेड टेप है, इतने ज्यादा एनओसीज हैं, हर चीज में एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पाकिस्तान से अगर कोई बंदा पीएचडी भी कर लेना, वो कभी भी वो बड़ा थिंकर फिलोसफर नहीं बन सकता। यहाँ पे हर चीज में एनओसी कल्चर ऐसा है कि ये कल्चर इंसान को आगे निकलने नहीं देता। आप देखते ना, बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, इस खित्ते से, कोई गूगल में है, कोई इसमें है, हम बड़ा फख्र करते हैं, देखो जी पाकिस्तान के बंदे ने ये कर दिया। इंडिया वाले कहते हैं जी हमारा बंदा गूगल का ये लग गया। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि इनमें से कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो अपने मुल्क के अंदर गूगल जैसी कंपनी बना सके, अपने मुल्क के अंदर जो है वो टेस्ला जैसी कंपनी बना सके, अपने मुल्क के अंदर एक्स जैसी कंपनी बना सके। अगर कोई हमारा बंदा टेक में कुछ कामयाबी हासिल करता है तो वो भी बाहर जाके करता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर वो जो आजाद ज़हनियत है उसको फ्लरिश करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी उसको फ्लरिश होने का मौका देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो नौकरी की हद तक किया कि बाहर जाके दूसरी कंपनियों में नौकरियां कर लेते हैं, लेकिन यहां पे खुद कोई क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे ये जो एनओसी कल्चर है। मेरी किसी से बात हो रही थी और बड़े इंपॉर्टेंट बंदे से बात हो रही थी, वेल कनेक्टेड बंदे से बात हो रही थी, वो कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे और उनके एनओसी फंसे में। ये वो बंदा है जिसका उस लेवल पे कनेक्शन है कि आप सोच नहीं सकते। और वो कहता है मैं चकरा गया हूं। उन्होंने कहा मुझे अभी भी किसी ने कहा कि पैसे दे दो तो काम हो जाएगा। तो ये जो रेड टेप है ये पाकिस्तान का मसला भी है, ये इंडिया का मसला भी है, क्योंकि ये सामने आप देख सकते हैं इंडियन प्रोफेसर हैं अशोक सोइन साहब, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट की हुई थी जिसमें दिखाया गया है कि एक उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाला एक भारतीय शहरी, उसने अपनी जो मरी हुई बहन को कब्र से निकाला और वो निकाल के लेके उसको बैंक जा रहा है, क्योंकि बैंक में उसके पड़े में 20,000 रुपए, तकरीबन $200 बनते हैं अमरीकी, भारतीय 20,000 रुपए, पाकिस्तानी 20,000 रुपए, $200 नहीं बनते। उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन डॉलर का रेट पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो याद है ना आपको, आ गया डॉलर डर गया, ये किसने कहा था, याद होगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। पर एनीवे, जिसमें मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पे भी इतने इस किस्म के मसाइल हैं कि वो अपनी बहन की लाश उठा के लेके गया कब्र से निकाल के कि भाई इतनी ज्यादा रेड टेप है। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट की रेड टेप है और ये जो दिमागों को मफलूज करने वाली बात है ना कि बस फौरन मुल्क दुश्मन, ये वो फौरन ब्रैकेट्स, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सर्टिफिकेट लेके आए वो लेके आए, अगले बंदे की कोई कदर नहीं। ऑफिस में बंदा बैठा होगा, आप उसके पास जाएंगे, वो आपको कहेगा नहीं ये चीज नहीं है, उसको ये एहसास ही नहीं होगा कि यार इस बंदे का भी टाइम है, ये इधर आया, इसने इतनी एफर्ट की है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये काम करूं। नहीं, यही हालत जनाब वो भारत में भी है। और उसकी एक मिसाल ये देखी आपने कि जनाब वो बता रहे हैं कि मरी हुई बहन की वो लाश लेके बैंक जा रहा है कि भाई ये देखो मर गई, मैं किधर से उसको लेके आऊं। तो ये मामला सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर भी जो रेड टेप है उसकी वजह से आज तक मैं समझता हूं कि हमारी जो तरक्की रुकी हुई है, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी रुकी हुई है, वो रेड टेप है। जब तक ये रेड टेप खत्म नहीं होगी, यकीन कीजिए कि मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।